हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन और पृथ्वी ग्रह के सभी प्लेयर्स को पृथ्वी ग्रह पर वापस से लाया गया था। वहां इन सभी को एक मिशन करना था। इस मिशन के कंप्लीट हो जाने के बाद इन सभी को वापस से मेज में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अगला एपिसोड तेसन को वापिस से उसी जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है जिस जगह से उसे ले जाया गया था, और वो जगह 10th फ्लोर के बॉस रूम के सामने का जगह होता है। यहाँ आते ही तेसन जब अपने आसपास का निरीक्षण कर ही रहा होता है तभी इसके सामने इसका सिस्टम विंडो खुल जाता है और इसे सूचित किया जाता है मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए आपको 443 बोनस पॉइंट मिला है। फर्स्ट वेव को क्लियर करने के लिए आपको 124 बोनस पॉइंट मिला है। सेकेंड वेव को क्लियर करने के लिए आपको 435 बोनस पॉइंट मिला है। स्पेशल क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 845 बोनस पॉइंट मिला है और इन सभी बोनस पॉइंट को 482 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस पॉइंट से आप किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे आप गोल्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर स्टेट्स पॉइंट को, स्किल या फिर कॉम्पिटेंसी लेवल को। इन्हीं सूचनाओं के साथ तेसन के सामने 3 प्रकार का जेम अपीयर हो जाता है। पहला गोल्डन कलर का जेम, इसके मदद से आप अपने पॉइंट को गोल्ड के रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको 1 पॉइंट के बदले 10 गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। इन सभी सूचनाओं को सुनकर तेसन सोचता है अगर मैं अपने पॉइंट को गोल्ड के लिए एक्सचेंज करूंगा तो मुझे 4820 गोल्ड मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन गोल्ड तो मैं वैसे भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो इसका मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपने पॉइंट को स्टेट्स के लिए एक्सचेंज करेंगे तो आपको 5 पॉइंट के बदले 1 स्टेट्स मिलेगा। इन सूचनाओं को सुनकर तेसन सोचता है अगर मैं अपने पॉइंट्स को स्टेट्स के लिए एक्सचेंज करूंगा तो मुझे टोटल 96 स्टेट्स मिलेगा, लेकिन अभी का जो मेरा स्टेट्स है वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो अपने पॉइंट्स को स्टेट्स के लिए चेंज करना भी एक तरह से बर्बादी होगा। और अगर आप अपने पॉइंट्स को अपने कॉम्पिटेंसी लेवल के लिए एक्सचेंज करना चाहेंगे तो आपको 10 पॉइंट के बदले 1% का कॉम्पिटेंसी लेवल मिलेगा। ये सुनकर तेसन इस कॉम्पिटेंसी लेवल के जेम को अपने हाथ में पकड़कर सोचता है कॉम्पिटेंसी लेवल ऐसे ही नहीं इंक्रीज हो जाता, इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी तो किसी स्किल्स का कॉम्पिटेंसी लेवल 1% पहुंचाने के लिए व्यक्ति के जान पे बनाता है। और इस कॉम्पिटेंसी लेवल से होता क्या है, तो चलिए एक स्पेशल एक्टिव स्किल डिटेक्शन को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर डिटेक्शन स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल आपका 1% होगा तो आप अपने अपोनेंट या फिर ऐसा कोई क्रिएचर जिसका आप वीकनेस देखना चाहेंगे तो इस स्किल के मदद से आप देख पाएंगे। और अगर इसका कॉम्पिटेंसी लेवल 20% होगा तब भी आप अपने अपोनेंट के वीकनेस ही देख पाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन रुकिए जनाब, अगर आपका कॉम्पिटेंसी लेवल 20% हो जाएगा तो आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया जाएगा, सेम स्किल और उसके सेम इफेक्ट। लेकिन जब कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ जा रहा है तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इन सभी चीजों को सोचकर तेसन इसके बारे में फुद्दी से राय विमर्श करना चाहता था। इस कारण से ये फुद्दी को आवाज लगाते हुए कहता है, फुद्दी, ओए फुद्दी। ये सुनकर फुद्दी इसके तरफ देखते हुए कहता है, क्या है, क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो मुझे? फुद्दी को इतने गुस्से में देखकर तेसन सोचता है जब से हम सब पृथ्वी ग्रह से लौटे हैं तब से ये खुद में ही कुछ न कुछ सोचे जा रहा है। आखिरकार क्या सोच रहा है ये सोचकर तेसन इससे पूछता है, फुद्दी तुम क्या सोचते हो अगर मैं अपना स्किल सॉर्ड ऑफ स्ट्रोम स्कार के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? ये सुनकर एक पल के लिए तो फुद्दी चौंक जाता है और फिर इसे बताते हुए कहता है, देख भाई, ये स्किल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर तू ये करेगा तो कुछ अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं होगा।
सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर करने की जरूरत है, तब तुम इसका कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज कर लेना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर तेसन भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर उससे अपना फैसला लेते देर नहीं लगता। वे अपने दूसरे यूजफुल स्किल्स के कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाते जाता है। आर्क वेपन मास्टरी कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज करो, प्रोटेक्टिव शील्ड कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज करो, वाइटल पॉइंट अटैक कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज करो, थ्रस्ट ऑफ बैटल कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज करो। इन सभी के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करके तेसन सोचता है ये सभी स्किल्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकते हैं। और जबकि अब मैं इन सब का कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ तो पता नहीं कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज करने के बाद ये और भी ज्यादा काम के होंगे या नहीं। इन सभी चीजों को सोचते हुए जब तेसन अपने और भी स्किल्स को स्क्रॉल कर रहा होता है तभी उसका नजर मैजिक पे जाता है। इस मैजिक के कारण ही ये मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है और चूंकि अभी इसका कॉम्पिटेंसी लेवल मात्र 2% है इसलिए ये अभी लो लेवल मैजिक को ही इस्तेमाल कर सकता है। इसे देखकर सबसे पहला विचार जो तेसन के मन में आता है वो अपने मैजिक के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करना होता है। लेकिन मैजिक के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने से पहले तेसन उससे एक बार राय जरूर लेना चाहेगा जिसने इसे मैजिक सिखाया। और आप सब तो समझ ही गए होंगे कि वह कौन है। वह लड़की अभी अपने लैब में धमाका कर रही होती है। दरअसल जब से तेसन ने इसे बताया कि हम किसी भी स्किल के एक्शन या फिर मैजिक के उस इफेक्ट को परफॉर्म करके उस मैजिक या फिर उस स्किल को प्राप्त कर सकते हैं, तब से ये इसी काम में लग चुकी है। लेकिन क्या तेसन के जैसे स्किल्स या फिर मैजिक को प्राप्त करना आसान है? बिल्कुल नहीं। इससे एक भी मैजिक या फिर स्किल प्राप्त नहीं होता। इस कारण से ये जब चिढ़ रही होती है तभी तेसन इसके दरवाजे को खोलकर इसके घर में इंटर कर जाता है और तेसन के बातों को सुनकर इसके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो होता है वाओ। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम अपने कॉम्पिटेंसी लेवल को एकाएक इंक्रीज कर सकते हो? ये तो बहुत ही गजब की बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सिस्टम के साथ इतना ज्यादा हेरफेर कर सकते हो। यहाँ तक कि ये तो मैंने भी कभी नहीं किया है। तुम ये कैसे करोगे? तो तेसन इसे बताता है दरअसल मैं सिस्टम के साथ हेरफेर नहीं करूंगा। ये तो एक रिवार्ड है जो कि मुझे मिला है, उसी की मदद से मैं अपने कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज कर सकता हूँ। ये सुनकर ये लिलिथ से बताती है ऑफ कोर्स तुम नहीं कर सकते। ये कॉम्पिटेंसी लेवल मेज का एक अहम चीज है। इसके मदद से अगर किसी व्यक्ति के पास टैलेंट नहीं भी है फिर भी वो ताकतवर बन सकता है। यही कारण है जिससे कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि गॉड्स भी नहीं। तो तुम अपने मैजिक के कॉम्पिटेंसी लेवल को कितना इंक्रीज करना चाहते हो? ये सुनकर तेसन इसे बताता है यही कुछ 50% के करीब। और इसके इस बात को सुनकर तो लिलिथ पूरी तरीके से चौंक जाती है और वो सीरियस होते हुए कहती है क्या 50%? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इसके बारे में और किसी के पास भी चर्चा मत करना, वरना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ तुम जैसे ही इसके बारे में बताओगे वैसे ही वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तेसन के लिए अगर आज किसी स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल 1% है तो कल उसे 100% करना तो एक मामूली सी बात है, लेकिन ये इतना सीरियस बात होगा ये तेसन ने सोचा नहीं था। इसलिए वो लिलिथ से पूछता है क्या ये इतना ज्यादा सीरियस है? ये सुनकर लिलिथ इससे कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कोई व्यक्ति अपना उंगली काट लेता है तब जाकर उसका 1% कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज होता है, यहाँ तक कि मेरा भी बस 20% है। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये कहकर वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और उसे कहती है जितना ज्यादा तुम्हारा कॉम्पिटेंसी लेवल होगा उतना ही ज्यादा यूजफुल तुम्हारे लिए मैजिक हो जाएगा और उतना ही ज्यादा ताकतवर भी।
तुम्हारा कॉम्पिटेंसी लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा तुम उतने ही ज़्यादा हाई लेवल के मैजिक को सीख सकते हो। तुम्हारा अभी का कॉम्पिटेंसी लेवल 2% या फिर 3% होगा, है कि नहीं? तो तेसन भी सर हिला के हाँ में जवाब देता है। तो ये इसे बताती है अगर तुम्हारा कॉम्पिटेंसी लेवल 2 या 3% होगा तब तुम बिगिनर लेवल के मैजिक ही सीख पाओगे। ये सुनकर तेसन कहता है तो तुम मुझे ये कह रहे हो अगर मैं अपने कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करूंगा तो मेरे मैजिक से निकलने वाला पावर भी बढ़ जाएगा। तो ये लड़की इसे कहती है बिल्कुल सही। बेसिक, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और अल्टीमेट, अगर तुम्हारा कॉम्पिटेंसी लेवल हाई होगा तब तुम इन सभी लेवल के मैजिक को सीख पाओगे। तुम्हारे कॉम्पिटेंसी लेवल पर ही डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल के मैजिक सीख सकते हो। लेकिन चूंकि तुम अजीब हो इस कारण से तुम इंटरमीडिएट लेवल के मैजिक सीख पाए। नॉर्मली जब तुम्हारा मैजिक में 20% कॉम्पिटेंसी लेवल होता है तब तुम बेसिक लेवल के मैजिक के पूरे पावर को इस्तेमाल कर पाते हो और बिगिनर लेवल मैजिक के आधे पावर को। और जब कॉम्पिटेंसी लेवल 40% पे जाता है तब तुम बिगिनर लेवल मैजिक के पूरे पावर को इस्तेमाल कर सकते हो और जब 60% पे जाता है तब तुम इंटरमीडिएट मैजिक के पूरे पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना ही था जो मुझे तुम्हें बताना था। अब मैं आशा करती हूँ कि तुम अपना डिसीजन सोच समझ के लोगे। और इसके बातों को सुनकर तेसन वास्तव में सोचने लग जाता है और वहाँ से बाहर आने के बाद तेसन कहता है अब मुझे समझ आ चुका है कि मुझे क्या करना है। ये कहकर वो अपने उसी जेम को बाहर निकालता है जिस जेम की मदद से इसने अपने कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज किया था। पहले इसके कुछ स्किल्स के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के कारण इस जेम का कुछ लिक्विड कम हो चुका होता है। इस जेम को सामने की तरफ करते हुए तेसन अपने 100 पॉइंट का इस्तेमाल करता है और अपने डिटेक्शन स्किल के कॉम्पिटेंसी लेवल को 10% से इंक्रीज करता है। तो इसका डिटेक्शन स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज होकर 62% हो जाता है। कॉम्पिटेंसी लेवल 62% होने के बाद इसे हिडन रूम के बारे में बता दिया जाएगा और इसे अपने अपोनेंट के इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताया जाएगा और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसे पहले ही बता दिया जाएगा। इन सभी इंफॉर्मेशन को देखकर तेसन सोचता है मैंने अपने डिटेक्शन स्किल के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज कर एक बहुत अच्छा काम किया। इसके मदद से अब मुझे ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करना होगा। मुझे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया जाएगा। और अब बचा दूसरा स्किल। तो ये अब अपने बचे हुए 380 पॉइंट का इस्तेमाल अपने मैजिक के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए करता है। तो इसके मैजिक का कॉम्पिटेंसी लेवल 38% से इंक्रीज हो जाता है और 2% का कॉम्पिटेंसी लेवल तो इसका पहले से ही था, तो अब हुए 40%। इन सभी चीजों को जब तेसन देख ही रहा होता है तभी इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है आपको एक्सक्लेरेशन मैजिक प्राप्त हुआ है, आपको एक्सप्लोजन मैजिक प्राप्त हुआ है। आपके अभी के मैजिक का कॉम्पिटेंसी लेवल 40% है। इसके मदद से आप अपने मैजिक को और भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप फ्लेम को ही कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि आप कोल्ड को ही कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आप विंड को ही कंट्रोल कर रहे हैं। सिस्टम के इन सभी अच्छे इंफॉर्मेशन को सुनकर तेसन से रहा नहीं जाता। वो तुरंत ही अपने ब्लेजिंग बॉल को एक्टिवेट करता है, लेकिन हर बार से अलग। इस बार इस ब्लेजिंग बॉल का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखकर तेसन सोचता है इसका साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्या ये मेरे 40% कॉम्पिटेंसी लेवल के वजह से है? ये सोचकर वो उसे सामने की ओर छोड़ देता है, जिससे ये ब्लेजिंग बॉल सामने जाकर ब्लास्ट होता है और इस बार का धमाका तो बहुत बड़ा होता है। इसे देखकर क्या तेसन अब रुक जाने वाला था? बिल्कुल नहीं, अभी तो इसने शुरुआत ही किया है। ये अपने दूसरे मैजिक फ्रोस्ट एरो को एक्टिवेट करते हुए सोचता है अब मुझे अपने सारे मैजिक के स्पीड और पावर को टेस्ट करना होगा।
तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। इतना सोचते हुए इसने अपने फ्रोस्ट एरो को समन कर लिया होता है और अभी का इसका फ्रोस्ट एरो तो पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखकर ये इसे यहीं पे ब्लास्ट कर देता है और इस पे पंच मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस बार जब ये आइस के टुकड़े नीचे गिरते हैं तो ये ज्यादा समय तक रहते हैं, ये जल्द ही पिछली बार की तरह नहीं पिघल जाते। इसे देखकर तेसन कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे संतुष्ट करने के लिए ये काफी नहीं है। और इसे संतुष्ट करने वाला मॉन्स्टर 10th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर होता है, जो कि अपने कुल्हाड़ी को चाट रहा होता है। उसके इसी डिस्कस्टिंग हरकत के बीच तेसन इस दरवाजे को खोलकर आ जाता है और ना किसी प्रकार का बातचीत और ना ही कुछ, ये सीधे आकर इस पे अपने ब्लेजिंग बॉल से अटैक करता है। इसके ब्लेजिंग बॉल से जब इस मॉन्स्टर का सर जल ही रहा होता है तभी तेसन तुरंत ही अपने कंफ्यूजन मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और इसके कंफ्यूजन मैजिक के कारण इस मॉन्स्टर का सर घूमने लगता है। और जब तक ये इस कंफ्यूजन मैजिक से उभर पाता तभी तेसन इस पे अपने एक्सक्लेरेशन मैजिक का इस्तेमाल कर देता है। अपने एक्सप्लोजन मैजिक का इस्तेमाल करके इसके सर को ब्लास्ट कर देता है। इस मॉन्स्टर को पता भी नहीं चला कि ये लड़ाई कर रहा है, ये तो लगातार पीटे जा रहा है। ये मॉन्स्टर तो इंतजार में था कि ये एक गर्भपूर्ण मौत मरेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस मॉन्स्टर के मुंह से झाग निकलने लगते हैं। आखिरकार इतने अटैक लगने के बाद किसी का भी हाल ऐसा ही होगा। और तेसन यही नहीं रुकता, ये तो इस पे अपने सभी मैजिक्स का इस्तेमाल करके अटैक करते ही जाता है, मानो ये कोई मॉन्स्टर ना हो बल्कि कोई दिवाली का बम हो। तेसन इसे हर तरीके से बचाता है। इसके इतने बजने बजाने के बाद तेसन को सूचित किया जाता है, आप इस ऑर्क मॉन्स्टर से लड़ाई जीत चुके हैं और इस ऑर्क मॉन्स्टर के शकल को देखकर ही आप इसके हालत को समझ सकते हैं। तेसन को सूचित किया जाता है, आप 10th फ्लोर को सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हैं। इसके बेसिक रिवार्ड के तौर पे आपको एक ऑर्क रिंग मिला है। इस रिंग को देखते हुए तेसन कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस मैजिक की मदद से ही 20th फ्लोर तक जा सकता हूँ। ये सुनकर फुद्दी कहता है, ऑफ कोर्स मैजिक में बहुत ही ज्यादा पावर होता है। ये सुनकर तेसन इसे कहता है, ओ फुद्दी, ऐसा लगता है अब तुम अपनी सोच से बाहर आ चुके हो, तो क्या अब तुम अपने मुंह खोलने जा रहे हो? तो फुद्दी इसे कहता है, ठीक है, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। मैं बस आश्चर्य हो गया था तुम्हारे दुनिया के उस क्रिएचर को देखकर। तो तेसन उससे पूछता है, कौन है वो जिसने हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया? तेसन के इस सवाल को सुनकर फुद्दी इसे बताता है, कुछ मोर्टल्स अपने ट्रायल को देते हुए अपने लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। पता नहीं ये भाग्य के वजह से है या फिर ताकत के वजह से। वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां तुम उसे एक ट्रांसेंडेंट बीइंग कह सकते हो। इतना ही नहीं, उन्हें खुद का एरिया भी प्राप्त होता है जिसके चार्ज में वो होते हैं। क्या वो ट्रांसेंडेंट बीइंग से फिर गॉड बन जाते हैं, ये मुझे नहीं पता। और हालांकि ये ट्रांसेंडेंट बीइंग एक ग्रेट एग्जिस्टेंस होते हैं और इनके पास जो ताकत होता है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, लेकिन इसी जगह पर इनके पास जो पावर होता है वो फिक्स होता है। इस कारण से ये अपने पावर का इस्तेमाल यूं ही नहीं करते, क्योंकि अगर ये किसी पे अटैक करेंगे या फिर अपने ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और मॉन्स्टर्स जो कि तुम्हारे दुनिया पे अटैक कर रहा है उनमें से अधिकतम इन सभी का ही है। जब कोई ट्रांसेंडेंट बीइंग किसी मोर्टल अफेयर के साथ खुद को इंटरफेयर करता है तो उसका बहुत ही ज्यादा ताकत कम हो जाता है। तो ये तो एक पागलपन भरा चीज है। तो नॉर्मली ऐसा काम कोई पागल ही कर सकता है। इसके इन सभी बातों को तेसन चुपचाप खामोशी से सुन रहा होता है
और फुद्दी इसे आगे बताते हुए कहता है, हालांकि कुछ एग्जिस्टेंस ऐसे हैं जो कि मोर्टल्स के दुनिया में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो भी बिना अपनी ताकत को खोए। वे सभी एग्जिस्टेंस वो हैं जिन्होंने पास्ट में अपने नाम को खो दिया है। वे इनिटियल ट्रांसेंडेंट बीइंग हैं। उन्हें सब ओल्ड गॉड्स भी कहते हैं। उनके लाइफ स्पैन की कोई गिनती ही नहीं होती। तो जब वो मोर्टल्स के दुनिया में इंटरफेयर करते हैं तो उनका कोई ताकत कम नहीं होता। अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पर्सनली उन सब को नहीं देखा है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसी मेज में पता चला है। वो सभी बहुत पहले गायब हो गए हैं। यही कारण है जिस वजह से उन्हें ओल्ड गॉड्स कहा जाता है। ये सुनकर कि वो सब गायब हो गए हैं, तेसन पूछता है, क्या वो सब गायब हो गए हैं? ये कुछ समझ नहीं आया। तो फुद्दी इससे कहता है, अब जब मैं सोचता हूँ तो मैंने सुना था कि ट्रांसेंडेंट बीइंग और किसी के बीच लड़ाई हुआ था। शायद इसी लड़ाई में ये सब गायब हो गए होंगे और यही कारण था जिसके वजह से मुझे सोचने में इतना समय लग गया। ये सुनकर तेसन सीधे मुद्दे की बात पे आते हुए कहता है, लेकिन एक इतना पावरफुल एग्जिस्टेंस हमारे पृथ्वी ग्रह पर क्यों अटैक करेगा? तो ये फुद्दी से बताता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ, भले ही मोर्टल के दुनिया पे अटैक करने से उनके ताकत में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उनका कुछ ना कुछ लॉस तो जरूर होगा, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिट्स है। ये सब सुनकर तेसन सोचता है, भले ही ये बातें सच हो कि उनकी अपनी कुछ लिमिट्स होंगे, लेकिन ये बात भी झुटलाया नहीं जा सकता कि वो एक एपोस्टल लेवल के हैं, जिसे उस समय का ली तेयुन भी नहीं हरा सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकता एक इतना पावरफुल एग्जिस्टेंस अगर अटैक करेगा तो फिर क्या होगा। इन सभी चीजों को सोचकर तेसन फुद्दी से कहता है, ऑल राइट, आज के लिए इतना पर्याप्त है और चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो 10th फ्लोर के हिडन रूम की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर मिलेगा जिसने फुद्दी को मारा था। और वहाँ जाते हुए ये सोचता है, अब समय आ चुका है फुद्दी के क्वेस्ट को कंप्लीट करने का। इन्हीं सोचों के साथ ये इस सीक्रेट रूम में इंटर कर जाता है और यहाँ इस सीक्रेट रूम में हमें देखने को मिलता है एक संत ऑर्ग जो कि संन्यास ले चुका होता है। खोदा पहाड़ तो निकला संत। हम इससे क्या क्या उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि ये इतना खतरनाक होगा तो उतना खतरनाक होगा। ये ऑर्ग अपने किताब को बंद करते हुए कहता है, वॉरियर, तुम यहाँ आ चुके हो। और इससे मिलने पर तेसन को सूचित किया जाता है, आप एक संत ऑर्ग से मिले। ये संत ऑर्ग फुद्दी से कहता है, मुझे पता था ये दिन कभी न कभी तो जरूर आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतना जल्दी आएगा। तो हमारा अंतिम बातचीत जहाँ पे रुक गया था, क्या हम वहीं से शुरुआत करें? ये सब सुनकर तो फुद्दी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और जब फुद्दी इसके बातों से आश्चर्य में होता है, तभी ये मॉन्स्टर इससे कहता है, तुमने इस समय जिस एडवेंचर को लाया है वो एडवेंचर ऐसा नहीं लगता जिसे मैं हरा सकूं। तो ये मेरा अंतिम क्षण है और मैं अपने अंतिम क्षण में सेटिस्फाई होकर मरना चाहूंगा। तो कम से कम मुझे सेटिस्फाई होकर तो मरने दो। मेरे मन में जो कुछ क्यूरियोसिटी बच चुका है उसे तो पूरा कर दो। ये सुनकर फुद्दी गुस्सा में कहता है, आखिरकार क्या चाहता है तू? ये सुनकर ये संत महात्मा जी कहते हैं, तुमसे ये उत्तर मिलने का मैंने उपेक्षा नहीं किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम जैसे एक बदतमीज और लापरवाह इंसान एक ऐसा जवाब देगा। ये कहकर वो अपने पास से उसी चाकू को बाहर निकालता है जिससे इसने इस फुद्दी को मारा था और इसे देखते हुए ये इससे कहता है, सीकर्स ऑफ गॉड ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि लॉस्ट किंग ने भी तुम्हें बेइज्जत किया और तुम एक ऐसे दुनिया से आए हो जो कि तबाह हो चुका है और तुम एक कमजोर दिल का इंसान हो जो मुझे एक छोटा सा जीव समझकर मुझे अपनी कहानी सुनाया करता था। यही कारण था जिसके वजह से तुम मारे गए। इसमें तुम्हारी गलती थी वॉरियर। मैं एक मॉन्स्टर हूँ
और तुम एक एडवेंचर, एक मॉन्स्टर होने के नाते मैं अपना काम कर रहा था और अभी भी वही कर रहा हूँ। ये कहकर वो उस चाकू को फुद्दी के तरफ कर देता है और इसके बातों को सुनकर तो फुद्दी आग बबूला हो जाता है। ये गुस्से में तेसन से कहता है, बस ये पर्याप्त है, अब मार दो इस बास्टर्ड को। लेकिन तेसन काम एंड रिलैक्स होता है। ये कहता है, नहीं रुको अभी। तो फुद्दी तेसन को कहता है, तेसन ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है। तेसन इसके बातों को इग्नोर करके इस संत की बातें सुनने लगता है और ये संत तेसन को फुद्दी के बातों को सुनकर तुरंत एक्शन नहीं लेते हुए देखकर आश्चर्य में कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम इस वॉरियर का बस एक पपेट हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उससे अलग हो। ये वॉरियर तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो तेसन भी इसके तरफ आते हुए कहता है, एक ऐसी चीज है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये वेपन जो कि तुम्हारे हाथ में है, इसे तुमने कहाँ से प्राप्त किया? ये सुनकर तो ये संत महात्मा भी एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और तेसन उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। फुद्दी भी शांत होकर इसके जवाब का प्रतीक्षा कर रहा होता है। इन दोनों को ऐसे जवाब का प्रतीक्षा करते हुए देखकर ये महात्मा मॉन्स्टर इसे बताता है, ये वेपन अपने परफॉर्मेंस के कारण बहुत ही ज्यादा कीमती है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 10th फ्लोर का मेरे जैसा एक मॉन्स्टर इस वेपन को प्राप्त कर सके। ये सुनकर फुद्दी कहता है, बहुत बढ़िया, तब तो मुझे बताओ तुम्हें ये वेपन किसने दिया? फुद्दी के ऐसे सवाल को सुनकर ये महात्मा मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, वॉरियर मुझे लगता है तुम बदल चुके हो, तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो गए? बहुत सारे एग्जिस्टेंस थे जो कि तुम्हारे इस बदतमीजीपन से नफरत करते थे, बस गॉड्स ही नहीं दूसरे एडवेंचर्स भी। इन सभी बातों को सुनकर फुद्दी को एहसास होता है कि कुछ तो ऐसा है जो ये मिस कर दिया है और जब तक इसे एहसास हो ही रहा होता है तभी ये महात्मा मॉन्स्टर इससे कहता है, द गाइड ऑफ सिंस वही हैं जिन्होंने मुझे ये वेपन दिया और मुझे ऑर्डर दिया तुम्हें मारने को। उन्होंने मुझे मेरे जान का धमकी दिया तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें मारने के अलावा। इन सभी बातों को सुनकर फुद्दी अपने पागलपन के स्टेट में फिर से चला जाता है और ये गुस्सा करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड कमीने हरामजादे। इसके इन सभी बातों को सुनकर तो ये महात्मा मॉन्स्टर भी एक पल के लिए अपने महात्मा के पदवी से उतर जाते हैं और बस मॉन्स्टर ही बचते हैं। और इस द गाइड ऑफ सिन के बारे में सुनकर तेसन का दिमाग क्लिक कर जाता है और ये सोचता है, द गाइड ऑफ सिन, मैंने इसके बारे में ली त्युन से सुना था। जब तेसन ये सब सोच रहा होता है तब ये महात्मा मॉन्स्टर फुद्दी को बताता है, वे सभी लोग खुद से ये कदम उठाने में बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें डर था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो कि कहीं तुम ही उन्हें न मार डालो, इसलिए वो मेरे जैसे एक छोटे से मॉन्स्टर को इस काम को करने के लिए चूज किया। बस इतना ही था जो कि मुझे तुमसे कहना था और वो मैं अब कह चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। ये कहकर वो अपने दोनों हाथ को फैला देता है, यानी कि ये मरने के लिए तैयार है और तेसन इसे मारने के लिए। तेसन अपने रेकी रैट के स्वॉर्ड को इसके गर्दन की तरफ करते हुए कहता है, महात्मा जी, अगर और कोई बात हो जो आप कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, क्योंकि जब एक बार मैं अपने स्वॉर्ड को चलाऊंगा तब आप क्या, आपके जैसा 1000 मॉन्स्टर भी होगा तो वो भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सुनकर ये मॉन्स्टर इस पल का भरपूर फायदा उठाता है और तेसन को कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था लेकिन फिर भी मैं इस जगह तक पहुंच पाया। मैंने अपने अकेलेपन का फायदा उठाया और मेज के उन सभी लोगों के क्लोज गया, उनसे रिश्ता बनाया और उनके बारे में और सब कुछ जाना, लेकिन हर एक चीज का एक अंत होता है। तो तेसन कहता है, बिल्कुल, और वो उसके गर्दन को काट देता है। इसके गर्दन के कट जाने के बाद ये मॉन्स्टर इससे कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल बनो कि कोई भी तुम्हारे तरफ उंगली उठाने की हिम्मत ना करे। उसके इन लड़खड़ाते शब्दों को सुनकर तेसन कहता है, बिल्कुल ताकतवर तो मैं बनूंगा,
ये कहकर वो उसे धकेल देता है और गिरते हुए ये कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस जगह को कॉन्कर करो। आखिरकार ये महात्मा मॉन्स्टर मर ही जाता है और इसके मर जाने के बाद तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप इस महात्मा मॉन्स्टर से जीत चुके हैं और आपने 10th फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। इस जगह का एग्जिस्टेंस आप पे अटेंशन देना शुरू कर चुके हैं। उनमें से कोई तो आपके प्रति दयालु भाव से देख रहा है और कोई आपके प्रति दुश्मनी के भाव से। और वो वेपन जिससे कि फुद्दी को मारा गया था, इसके बारे में तेसन को बताया जाता है, आपको द एज ऑफ कैलेमिटी प्राप्त हुआ है। और फुद्दी इस महात्मा मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस मॉन्स्टर को धन्यवाद देना चाहिए या फिर इससे नफरत करना चाहिए। मेरे मुताबिक सबसे पहले मुझे तुम्हें रिवार्ड देना चाहिए। ये कहकर वो एक गोल्डन कलर का ऑरा तेसन के पास भेज देता है और ये गोल्डन कलर का ऑरा एक स्वॉर्ड का रूप ले लेता है। इस स्वॉर्ड के तेसन के हाथ में आते ही तेसन को सूचित किया जाता है, आपको केबोटिक्स रेलिक मिला है। ये एक ऐसा रेलिक है जो कि एक तबाह हो गए दुनिया से आया है। इसने रॉयल फैमिली के कई सारे लोगों का जान लिया है। इसका अटैक पावर 20 है और जब आप किसी रॉयल फैमिली के खानदान के किसी व्यक्ति से लड़ेंगे तो इसका अटैक पावर 10 से इंक्रीज हो जाएगा। तेसन को इस स्वॉर्ड को देकर फुद्दी कहता है, रख लो इसे, ये स्वॉर्ड मेरे दुनिया से आया है, इसका अपना ही एक अलग हिस्ट्री है, यहाँ तक कि इसी स्वॉर्ड से मेरे एंसेस्टर भी मारे गए थे। इस स्वॉर्ड को देखकर तेसन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर मुझे एक इतना अच्छा वेपन मिलेगा। तेसन जब ये सब सोच रहा होता है तब फुद्दी गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो सभी बास्टर्ड्स जो कि मेज को क्लियर करना छोड़ दिए हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। यह कहकर वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और इसके इतने गुस्से के कारण यहाँ एक सब क्वेस्ट शुरू हो जाता है और तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है। सच जानने के बाद वॉरियर और भी ज्यादा बदला लेना चाहता है। इस क्वेस्ट का कंडीशन ये है कि जो सभी लोग इस वॉरियर के मृत्यु में इन्वॉल्व थे, आप उन सभी लोगों को मार दीजिए। रिवार्ड वॉरियर के मूड के हिसाब से तय किया जाएगा। जब तेसन सिस्टम के इन सभी सूचनाओं को सुन रहा होता है तभी फुद्दी इससे कहता है, द गाइड ऑफ सीन, नहीं, वो सभी लोग जिनका मेरे मृत्यु से कुछ भी लेना देना था, उन सभी को फाड़ दो, मुंडी उखाड़ कर फेंक दो। फुद्दी के इन सभी बातों को सुनकर और उसके द्वारा जारी किए गए इस क्वेस्ट को देखकर तेसन फुद्दी से कहता है, तो क्या तुम अभी भी मेरे साथ ही रहने जा रहे हो? तेसन के ऐसी बातों को सुनकर फुद्दी रूठते हुए कहता है, तो क्या इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है? और एक्चुअली में मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने आगे तक जा सकते हो। कहीं न कहीं तेसन को भी फुद्दी के अपने साथ होने से अच्छा महसूस होता था और ये नहीं चाहता था कि फुद्दी इसके पास से चला जाए, इसलिए ये एक पल भी न सोचकर फुद्दी के इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं पहाड़ के एक टीले को, जहां पर काले चोगे में एक व्यक्ति यहाँ नए एडवेंचर्स के आने का इंतजार कर रहा होता है। ये हंसते हुए कहता है, चलो देखते हैं क्या यहाँ कोई नया एडवेंचर आता है जो कि हमारे लिए यूजफुल साबित हो सके। ये व्यक्ति गाइड ऑफ सीन का एक मेंबर होता है और ये जिस रास्ते पे इंतजार कर रहा है वहाँ से एक ऐसा मॉन्स्टर गुजरने वाला है जो कि इसका खात्मा कर देगा। और मैं जानता हूँ आप सब भी जानते होंगे उस मॉन्स्टर के बारे में। क्या है ये गाइड ऑफ सीन? क्या इस ग्रुप का लीडर कोई इल्विस भाई है? नहीं, इस ग्रुप का लीडर कोई इल्विस भाई तो नहीं। दरअसल वो सभी एडवेंचर्स जो कि मेज के क्रूरता के सामने झुक गए, वो सभी इस मेज को कॉन्कर करने के लक्ष्य से अपने ताकतों को एक साथ मिलाया और एक ग्रुप का निर्माण किया। वही ग्रुप द गाइड ऑफ सीन के नाम से जाना जाने लगा। ताकतवर बनने के लिए इन्होंने जो मेथड चुना वो मेज को चैलेंज करना नहीं था, बल्कि मेज के लिए एक पैरासाइट बनना था।
इन्होंने उन सभी फ्लोर्स को लिमिटेड कर दिए जिसे एडवेंचर्स कॉन्कर कर सकते थे। ये खुद का रूल्स और रेगुलेशंस बनाया और अगर कोई एडवेंचर्स इनके रूल्स को फॉलो नहीं करता या फिर इनको ज्वाइन करने से मना कर देता तो फिर ये उसे मरवा दिया करते थे। इन सभी कहानियों को सुनते हुए तेसन 11th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जो कि एक स्केलेटन नाइट होता है। इसे मारने के बाद तेसन फुद्दी से पूछता है, तो क्या गाइड ऑफ सीन के लोग मुझे और भी गहरे फ्लोर में मिलेंगे? तो इस पे फुद्दी कहता है, वेल ऐसा हो भी सकता है, और ये इसे बताता है गाइड ऑफ सीन के कोर मेंबर्स और लीडर्स डीपर फ्लोर में हैं और बाकी के लो लेवल प्लेयर्स को उन्हीं के द्वारा हेरफेर किया जाता है। इन सभी बातों को सुनकर तेसन कहता है, ऐसा लगता है भविष्य में हमारा मुलाकात इन बास्टर्ड से जरूर होगा। ऑलराइट, जबकि यहाँ का सभी काम कंप्लीट हो चुका है तो चलो अपने रिवार्ड्स को देखते हैं। इस फ्लोर पर तेसन को एक ब्रेसलेट मिला होता है। ये ब्रेसलेट ऑफ काउंटर मूव होता है। इसका डिफेंस पावर 5 होता है। इस ब्रेसलेट के कारण अगर कोई इस पे अटैक करेगा तो इसका 1% चांस होगा कि ये उस पे काउंटर अटैक कर सके। इसका इफेक्ट भी इसे पिछले फ्लोर पे मिले गए ऑर्क रिंग की तरह ही होता है, लेकिन उस ऑर्क रिंग का पावर 15 होता है। और इस फ्लोर पर तेसन को एक द लायंस रिंग मिला होता है। इस द लायंस रिंग के कारण तेसन जब किसी अनडेड पे अटैक करेगा तो इसका डैमेज 3+ हो जाएगा। इन सभी आइटम्स को यहाँ से लेने के बाद तेसन सीधे अगले फ्लोर के लिए निकल जाता है। जाते हुए ये फुद्दी से कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रास्ते में कौन आता है या फिर कौन मेरे रास्ते का रुकावट बनता है, मैं सभी को साफ करके आगे बढ़ता जाऊंगा। ये कहते हुए ये 12th फ्लोर पे आ चुका होता है और यहाँ आते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है 12th फ्लोर का क्वेस्ट शुरू हो चुका है। 12th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराइए और इस क्वेस्ट को पास करिए। इस 12th फ्लोर का मॉन्स्टर एक घोल होता है और इसे भी अपने तलवार से काटने में तेसन को ज्यादा समय नहीं लगता। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। इसे स्लैश करने के बाद तेसन कहता है, 11th फ्लोर पे स्केलेटन मॉन्स्टर और 12th फ्लोर पर एक घोल। दरअसल प्रत्येक 10 फ्लोर के बाद मॉन्स्टर का टाइप चेंज हो जाता है, तो अब 11th फ्लोर से 20th फ्लोर तक अनडेड टाइप मॉन्स्टर ही आएगा। इन सभी चीजों को सोचते हुए तेसन इस फ्लोर के छानबीन करने में लग जाता है। इसी फ्लोर के खोजबीन करते हुए ये सोच रहा होता है, धन्यवाद मेरे डिटेक्शन स्किल का, जिसके वजह से मैं डेड टाइप मॉन्स्टर को सेंस कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए वो एक जगह पर आ जाता है। इसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये जगह एक अल्टार होता है और ये अल्टार सभी अल्टार से अलग होता है। ये अल्टार बहुत ही ज्यादा सामान्य होता है। यहाँ एक देवी की मूर्ति रखी होती है और इस मूर्ति पर बहुत सारे क्रैक भी आए होते हैं और ये देवी अपने हाथ में एक तराजू को पकड़ रखी होती है। यहाँ आते ही तेसन को सूचित किया जाता है, आपको मारिया का अल्टार मिला है। और इस अल्टार को देखकर तेसन इस मूर्ति के करीब आते हुए कहता है, रेकी रैट से अलग ये तो बहुत ही ज्यादा सामान्य दिख रहा है। अगर अभी सिस्टम का नोटिफिकेशन नहीं आया होता तो मैं ये भी नहीं मानता कि ये एक अल्टार है। ये सब सोचते हुए ये फुद्दी से पूछता है, फुद्दी ये मारिया किस प्रकार की गॉड है? इस पे फुद्दी इसे बताता है, ये गॉड ऑफ चॉइस है। लेकिन ये कहकर वो इस मूर्ति के चक्कर लगाते हुए कहता है, मुझे जिस प्रकार का कंडीशन दिया गया था वो तुमसे बिल्कुल ही अलग था, तो मैं तुम्हें इस टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अगर गॉड्स के बारे में पूछोगे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है और तुम तो जानते ही हो
जो पावरफुल गॉड्स होते हैं उनके अपने ही अलग नखरे होते हैं। ये सब सुनकर तेसन इस मूर्ति को छूने जा रहा होता है और इस काम को करते हुए ये सोचता है सबसे अच्छा होगा कि मैं इसे टोल टटोल कर देखूं। अब जब कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो यहाँ से खाली हाथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सोचकर जब ये इसे छूने ही वाला होता है तभी ये मूर्ति अपने पास से एक गोल्डन ऑरा को रिलीज करती है और तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है सब क्वेस्ट शुरू हो चुका है। आप जो कि मारिया के अल्टार पे आए हैं उसे मारिया टेस्ट करना चाहती है। अगर आप उसके टेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो ये आपको एक रिवार्ड देगी। इन्हीं सूचनाओं को तेसन तक पहुंचाते हुए मारिया इस मूर्ति के मदद से मुस्कुराने लगती है और तेसन को सूचित किया जाता है मारिया आपको एक बहुत ही खतरनाक टेस्ट देना चाहती है। इस कारण से उसका इंटरफ्रेंस एरिया भी कम हो रहा है। सिस्टम के इस सूचना को सुनकर तेसन तुरंत ही एक कदम पीछे ले लेता है और फुद्दी से कहता है ये तो डायरेक्ट मुझे खतरनाक टेस्ट ऑफर कर रही है। इस पे फुद्दी इसे बताता है मैं श्योर हूँ तुम्हारे बारे में रूमर्स सभी गॉड के बीच फैल गया होगा, इसलिए इसे तुम्हें सिंपल टेस्ट देना उचित नहीं लगा। ये सुनकर तेसन इस क्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये खतरनाक है या फिर सिंपल, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसके इस क्वेस्ट को स्वीकार करने पर इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है आपके इस डिसीजन पर मारिया हंस रही है और वो आपको 2 चॉइस ऑफर कर रही है। इसी सूचना के साथ इस मूर्ति के हाथ में जो तराजू होता है उस तराजू के एक हिस्से पे सिस्टम का एक पॉपअप आता है। इस पॉपअप के जरिए तेसन को सूचित किया जाता है पहला चुनाव जिसमें बहुत सारे दुश्मन होंगे, दूसरा चुनाव जिसमें कम संख्या में दुश्मन होंगे। सिस्टम के इन सभी पैनल्स को देखकर तेसन कहता है ये मेरा पहली बार है इस प्रकार का कुछ देखना। तो फुद्दी से बताता है चूंकि ये गॉड ऑफ चॉइस है तो ऑफ कोर्स ये तुम्हें एक ना एक चॉइस करने को कहेगी, इसलिए ये तुम्हें 2 चॉइस दे रही है। इनमें से जो तुम्हें पसंद आ रहा है उसे तुम चूज कर लो। ये सुनकर तेसन इन दोनों तराजू को देखते हुए सोचता है मेरे मुताबिक मैं इन दोनों ऑप्शन में किसी सही ऑप्शन को नहीं चूज कर पाऊंगा। ये सोचकर वो कम नंबर वाले दुश्मन को चूज करता है और सोचता है जबकि मुझे नहीं पता कि कितना मॉन्स्टर कम नंबर में है और कितने ज्यादा नंबर में, तो मुझे कम नंबर को चूज करना ही उचित लग रहा है। उसके इस चुनाव को करते ही इसके सामने फिर से 2 चुनाव करने को आ जाते हैं। पहला चॉइस अलग अलग प्रकार के दुश्मन, दूसरा चॉइस कुछ ही प्रकार के दुश्मन। तेसन तुरंत ही कुछ ही प्रकार के दुश्मन को चूज करता है। इसके इस चुनाव के बाद इसके सामने और कई प्रकार के चुनाव रखे जाते हैं और जब तेसन उन सभी में लो ग्रेड को ही चूज करता है तो फिर इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है मारिया आपके चॉइस से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। इस सूचना के साथ ही इस मारिया का मूर्ति भी मुस्कुराने लगती है और इस मूर्ति के हाथ में जो तराजू होता है उसे ये जोर जोर से हिलाने लगती है। इसके इतने जोर से हिलाने के कारण इसमें से द्रव्य पदार्थ गिरने लगता है और ये पूरा जगह हिलने लगता है। एकाएक ये जगह एक्सपेंड होकर बड़ा होने लगता है। ये देखकर तेसन कहता है ये रूम तो बड़ा हो चुका है। फुद्दी भी आश्चर्य में होता है। जब ये पूरा जगह उथल पुथल में होता है तभी तेसन को एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है। इस ऑरा को महसूस करके तेसन तुरंत उसी तरफ देखता है तो इसे दिखाई पड़ता है
हर तरफ से एक पोर्टल के माध्यम से कई सारे मॉन्स्टर यहाँ आ रहे हैं। इनमें से कोई गॉब्लिन होता है, तो कोई लिजार्ड टाइप मॉन्स्टर, तो कोई वुल्फ, तो कोई हाथी और ऊंट का मिक्सचर, यहाँ तक कि एक मुर्गी भी होती है और एक सांप भी। इन सभी को देखकर तेसन कहता है, इनमें से बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर हैं जिन्हें मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। और जब ये कह ही रहा होता है, तभी इसके चारों तरफ एक रेड कलर का बैरियर बन जाता है। बैरियर से अच्छा होगा ये कहना कि एक रेड कलर का सर्कल बन जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, अगर आप इस रेड सर्कल से बाहर जाएंगे तो आप हारा हुआ माना जाएंगे। ये सभी मॉन्स्टर इस रेड सर्कल के बाहर हैं और तेसन इस रेड सर्कल के अंदर। आखिरकार तेसन इन सभी से कैसे लड़ाई करेगा, उसके बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा कैसे न कैसे करके इन सब से लड़ ही लेगा। तेसन जब इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है, तब ये सभी मॉन्स्टर इसका इंतजार नहीं करते, बल्कि इस पे अटैक करने को बढ़ जाते हैं। इन सभी को अपनी तरफ आते हुए देखकर तेसन भी अपने दोनों स्वॉर्ड को निकालते हुए अपना स्किल ब्रीथलेस अटैक को एक्टिवेट करता है और साथ में अपने स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके इसके पास आ रहे सभी मॉन्स्टर को हवा में उछलकर बीच से काट देता है। सिर्फ बीच से ही नहीं काटता, बल्कि पुच्छी काटता है और साथ में उसके पीसेज भी बनाता है। ऐसा लगता है रात में इसी का मांस चलेगा। रात के बातों को छोड़कर अगर हम अभी के बातों को देखें तो तेसन इन सभी मॉन्स्टर को अच्छे से पेल रहा होता है। ये किसी के गर्दन कुचल दे रहा होता है, तो किसी मॉन्स्टर को उसके गर्दन से पकड़कर बीच लड़ाई में ही सोचने लग जाता है। ये सोच रहा होता है, ये लड़ाई तो मेरे लड़ने के तरीके से बिल्कुल ही अलग है, ये वैसे ही गॉड ऑफ चॉइस नहीं मानी जाती। इन सभी चीजों को सोचते हुए तेसन इन सभी मॉन्स्टर को फिर से पीटना शुरू कर देता है। इन सभी मॉन्स्टर को पीटते हुए तेसन का नजर एक स्केलेटन टाइप मॉन्स्टर पे जाता है, जो कि अपने हाथ में अपने मैजिक छड़ी को लेकर एक श्रापित मंत्र पढ़ रहा होता है, जुकुमुकु चुकुमुकु जुग जुग जुग। उसके इस श्रापित मंत्र को सुनकर तेसन एक पल भी इंतजार नहीं करता और अपने पास से एक चाकू को उसके तरफ थ्रो कर देता है। इसका ये चाकू रॉकेट के स्पीड से जाकर इस स्केलेटन मॉन्स्टर के माथे को छेद देता है और ये स्केलेटन मॉन्स्टर यहीं मर के ढेर हो जाता है। और तेसन अपना स्किल द एविडेंस ऑफ स्ट्रगल को एक्टिवेट करता है। इसका ये स्किल द एविडेंस ऑफ स्ट्रगल के कारण जब ये खुद से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ाई में जीत जाएगा तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस स्किल के एक्टिवेट करने के कारण इसके शरीर से एक रेड कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। इसके साथ ही तेसन कहता है, अब मैं समझ चुका हूँ, ये चाहती है कि मैं अपने सभी कुछ को रिस्क पे लगाकर जीतूं। ये मुझे सबसे ज्यादा घटिया सिचुएशन में देखना चाहती है। ये मुझे संघर्ष करते हुए देखकर मजा लेना चाहती है, तो चलो मैं इसे असली मजा दिलाता हूँ। ये कहकर तेसन अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करके उन छोटे मोटे रैट टाइप मॉन्स्टर पे छोड़ देता है। इससे वो सभी रैट मॉन्स्टर जलकर मरने लगते हैं। और जब तेसन ये काम कर रहा होता है, तभी एक गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर इस पे अपने गदा से अटैक करता है। इसके अटैक को जल्दी से तेसन अपने दोनों स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसके कारण ये एक कदम पीछे हो जाता है। ये देखकर तेसन जल्दी से अपने स्ट्रॉन्ग अटैक स्किल को एक्टिवेट करके इस मॉन्स्टर पे एक जोर का स्लैश मारता है। और जब ये इस मॉन्स्टर पे और भी अटैक करने जा रहा होता है, तभी इसके पीछे से एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर और एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर और एक गॉब्लिन के प्रजाति का मॉन्स्टर अटैक करने को आ जाता है।
और साथ में वो स्केलेटन मॉन्स्टर जिसे इसने मार दिया था, उसका बाप भी इससे बदला लेने के इरादे से उसी के छड़ी से मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है। जी जी जिम्बा जी 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 टिरिरिरी टिरिरिरी। इन्हीं मंत्रों से ये कुछ आइस स्पीयर समन करके तेसन के तरफ छोड़ देता है। इस आइस स्पीयर को अपनी तरफ आते हुए देखकर तेसन जल्दी से इस स्नेक मॉन्स्टर के नांगर को पकड़कर इसे इस लिजार्ड मॉन्स्टर के शरीर पे डाल देता है और इन दोनों को इस अटैक के सामने कर देता है। और ये देखकर कि इस अटैक से इसी के टीममेट मरने वाले हैं, ये स्केलेटन मॉन्स्टर भी चौंक जाता है और ये एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या करूं, क्या मैं अपने इस टुरुर टुरुर मैजिक को कंटिन्यू रखूं या फिर रुक जाऊं। अगर मैं रुक जाऊंगा तो मुझे बैकलैश झेलना होगा, मैं नहीं डैमेज झेलने वाला, चलो मरने दो इन्हीं दोनों को। ये सोचकर ये इस मैजिक को कंटिन्यू रखता है और ये दोनों मॉन्स्टर इस अटैक से मारे जाते हैं। इन दोनों मॉन्स्टर को मरते हुए देखकर जब तेसन बाकी बचे हुए मॉन्स्टर के तरफ नजर घुमाता है तो अभी बहुत सारे मॉन्स्टर बचे होते हैं। इन सभी मॉन्स्टर को देखकर तेसन इनके तरफ अपने स्वॉर्ड को करते हुए कहता है, तुम सभी चींटी का गुच्छा, एक ही बार में मुझ पे अटैक करने को आओ। तेसन के बस इतना कहने का ही देर था, बाकी रिजल्ट तो हम सब पहले से ही जानते हैं। इन सभी मॉन्स्टर को मारने में तेसन को ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इन्हें मारकर तेसन भी थक गया होता है। ये अपने एक जख्मी हाथ को पकड़कर यहाँ उठकर इन सभी मरे हुए मॉन्स्टर को देखकर कहता है, मैंने लगभग इन सभी को मार डाला। जब ये ऐसा कह ही रहा होता है तभी एक लाल कवच में एक वॉरियर इसके तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर वो कहता है, क्या एक अभी भी बचा हुआ है? लेकिन जब उसका नजर इस पे जाता है तो वो चौंकते हुए सोचता है, ये तो एक रेड आर्मर में है, ये पक्का ही एक नाइट ऑफ डेथ है। ली तेयुन ने मुझे बताई थी कि 20th फ्लोर पर यही बॉस मॉन्स्टर रहेगा, लेकिन इसने जो लॉकेट पहन रखा है, आमतौर पर मॉन्स्टर इसके जैसे लॉकेट नहीं पहना करते। ये तो रेकी रैट के बेल की तरह है, क्या ये भी पहले कभी इंसान था? जब तेसन ये सब सोच रहा होता है तभी इसके जैसे ही और 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो भी पूरे आर्मर में और इसी लॉकेट के साथ। इन चारों को देखकर तेसन सोचता है, क्या अभी 4 बचे हुए हैं? ये सोचकर ये जल्दी से अपने इन्वेंटरी से अपने सेल्फ हार्म ब्लेड को बाहर निकालता है। इस ब्लेड के मदद से ये खुद के हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है और ये करता भी वैसे ही है। ये अपने हेल्थ को रिस्टोर करते हुए इन सभी मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करता है और अपने हेल्थ के रिस्टोर हो जाने के बाद ये अपनी स्वॉर्ड को इन सभी के तरफ करते हुए कहता है, तुम सभी के सभी एक साथ ही आ जाओ। तेसन के इस बात को सुनकर ये चारों मॉन्स्टर भी इस पे अटैक करने को आ जाते हैं और फिर क्या था, फिर एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तेसन लगातार इन मॉन्स्टर पे स्लैश करते जाता है और ये सभी मॉन्स्टर भी इसके द्वारा किए गए अटैक को ब्लॉक करके इस पे काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है और चूंकि ये सब संख्या में ज्यादा हैं, इसलिए ये सब तेसन पे भारी पड़ने लगते हैं। इन्हें देखकर तेसन सोचता है, इन सभी से एक साथ डील करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये सोचकर ये उनमें से एक वॉरियर पे अपने फोर्स डुअल स्किल को एक्टिवेट करता है। इसके फोर्स्ड डुअल स्किल के कारण वो दोनों एक सेपरेट स्पेस में आ जाते हैं और बाकी के बचे हुए 3 मॉन्स्टर इन सब को इंटरप्ट नहीं कर पाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर तेसन अपने पावरफुल स्ट्राइक को एक्टिवेट करके इस मॉन्स्टर पे स्ट्राइक मारता है। इसके इस स्ट्राइक से बचने के लिए ये मॉन्स्टर एकाएक 4-5 कदम पीछे हट जाता है। तेसन अपने रेड सर्कल से बाहर नहीं आ सकता।
इसी कारण से ये और भी ज्यादा चीरते हुए इस पे अपने मैजिक बर्निंग ऑर्ब से अटैक करता है, फ्रोस्ट एरो को एक्टिवेट करके अटैक करता है, यहाँ तक कि इस पे अपने एस्केलेरेशन मैजिक का भी इस्तेमाल करता है। इसके पास जो सब मैजिक होते हैं उन सभी मैजिक को ये इस पे कास्ट कर देता है और ये वॉरियर भी किसी से कम नहीं होता। ये लगातार तेसन के अटैक को डॉज करके बच रहा होता है, लेकिन तेसन क्या रुक जाने वाला था? बिल्कुल नहीं, वो अपना अटैक जारी रखता है, लेकिन इन सभी अटैक से कोई बात नहीं बन रहा होता। तो ये इसे देखते हुए सोचता है, धत तेरी के, अगर मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप और अपने मैजिक को एक साथ इस्तेमाल करूंगा तो शायद कुछ काम बन सकता है, लेकिन इससे भी एक वॉरियर इससे इफेक्ट नहीं होगा। जब ये सब सोच रहा होता है तभी इस मौके का फायदा उठाकर एक वॉरियर अपने स्वॉर्ड को इसके छाती में भोंक देता है, लेकिन तेसन इस सिचुएशन में भी नहीं घबराता। ये तो इसके हाथ को ही पकड़ लेता है और बिल्कुल ही साइकोपैथ की तरह मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपने फोर्स्ड डुअल स्किल को एक्टिवेट कर देता है। इसके इस फोर्स्ड डुअल स्किल के वजह से इन दोनों को एक बैरियर से कवर कर लिया जाता है और इस बैरियर में बचे हुए 3 वॉरियर इंटर नहीं कर पाते हैं। वे सभी लगातार इस बैरियर पे अटैक करते जाते हैं, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तेसन अपने ब्रीथलेस अटैक को एक्टिवेट करके अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने पावरफुल स्ट्राइक को एक्टिवेट करके इस वॉरियर को नीचे लेटाकर इसके गर्दन में अपने स्वॉर्ड को भोंक देता है। इसके ऐसे करते ही इसे सूचित किया जाता है, आपने एक डेथ नाइट को हरा दिया है। इस सूचना को सुनकर तेसन खड़े होकर इस नाइट को अपने पैर से दूर धकेलता है और बाकी के बचे हुए नाइट को देखकर सोचता है, अभी मेरे हेल्थ का 1/10वां हिस्सा ही बचा हुआ है, तो मैं इसी मेथड को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता और मैं इन तीनों से लड़ते हुए लगातार इनका हिट अपने ऊपर भी नहीं ले सकता। इन सभी चीजों को सोचकर तेसन बहुत ही ज्यादा असमंजस में होता है। उसका मुंह भी काला पड़ गया होता है और वो लगातार इन सभी नाइट के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और जब मौका मिलता तो इन पे अटैक करता। कभी इन पे स्लैश मारता तो कभी ये इनके अगले मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता और फिर उन पे अपने स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म से अटैक करता। इन सभी पे अटैक करते हुए ये सोच रहा होता है, मेरा जो ये स्वॉर्ड ऑफ स्कार का फर्स्ट फॉर्म द वुल्फ्स फैंग है, ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है इन सब से डील करने के लिए। अगर मैं इसे और भी ज्यादा स्मूथ कर सकूं, थोड़ा स्मूथ, और मैं इन सबको मार दूंगा। ये सोचकर ये ऐसे ही करने लगता है और इसके इन हरकतों को फुद्दी बड़े गौर से देखने लगता है। तेसन इन पे स्लैश मारते हुए अपने ही धुन में गुम हो जाता है। ये अपने मूवमेंट्स को और भी ज्यादा स्मूथ करना चाहता है ताकि ये बड़े इजीली इन सभी नाइट्स को मार सके। इसी लक्ष्य के साथ ये सोच रहा होता है, बस थोड़ा और स्मूथ। ये सोचते हुए ये लगातार इन सभी नाइट पे स्लैश करते जाता है। तेसन के इन्हीं सोचों के बीच कब इसके स्वॉर्ड का मूवमेंट फूल के गिरते हुए पंखुड़ियों की तरह स्मूथ हो जाता है, इसे पता भी नहीं चलता। अपने इन्हीं स्मूथ मूवमेंट से तेसन 2 नाइट के खोपड़ी को फोड़ देता है और बचे हुए एक नाइट को नीचे लेटाकर उसके खोपड़ी में अपने स्वॉर्ड को धसा देता है। इसके इस टेक्निक को देखकर फुद्दी कहता है, वाओ, मैं तुम्हें ये सिखाने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तुम तो ये खुद से ही सीख लिए। ये सुनकर तेसन उठते हुए फुद्दी से पूछता है, फुद्दी, इस स्वॉर्ड टेक्निक का नाम क्या है? इस पे फुद्दी इसे बताता है, स्वॉर्ड ऑफ स्कार का सेकंड स्वॉर्ड, इसका नाम डांस ऑफ म्यूज है। फर्स्ट टेक्निक वुल्फ्स फैन अगर एग्रेसिव है तो सेकंड डांस ऑफ म्यूज साइलेंटली दुश्मनों को एलिमिनेट करता है। ये मूवमेंट के रफनेस को कम करता है।
ये कहते हुए फुद्दी तेसन के चक्कर लगाकर इसका निरीक्षण कर रहा होता है और तेसन जल्दी से अपने स्टेटस विंडो को खोलकर अपना स्किल सॉर्ड ऑफ स्कार ऑफ स्ट्रोम को खोलता है। इसका मास्टरी अभी 22% तक चला गया होता है। इसे देखकर तेसन सोचता है, मुझे नहीं पता इन दोनों टेक्निक में से कौन सा टेक्निक ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये दोनों टेक्निक ही मुझे मेरे लड़ाई में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। जब तेसन ये सब सोच रहा होता है तभी फुद्दी इससे कहता है, जब मैं अपने लिमिट तक पुश कर दिया जाता था तब मैं आगे का टेक्निक सीख पाता था। मैं भी तुम्हें उसी प्रकार सिखाना चाहता था, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव निकले। जब फुद्दी इसे ये सब कह रहा होता है तभी तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप मारिया का ट्रायल पास कर चुके हैं। आपके रिजल्ट के मुताबिक मारिया आपको रिवार्ड देगी। इन्हीं सूचनाओं के साथ तेसन के नीचे जो रेड सर्कल बना हुआ था वो रेड सर्कल भी गायब हो जाता है और इसे सूचित किया जाता है, आपके इस सही चुनाव और इतने अच्छे रिजल्ट से मारिया बहुत ही ज्यादा खुश है। आपको वेपन ऑफ शेप ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है और साथ में आपको एक एडिशनल रिवार्ड भी दिया गया है। ये एडिशनल रिवार्ड एक स्पेशल एक्टिवेशन स्किल फ्रीडम ऑफ चॉइस है और मारिया आपको अपना एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। इस सूचना को सुनकर तेसन तुरंत ही इसे मना कर देता है। इसके मना करते ही फुद्दी आश्चर्य में कहता है, मुझे किसी प्रकार का पावर में फ्लो महसूस हो रहा है। जहां इसी समय मारिया का ये मूर्ति अपने हाथ के एक तराजू के लिक्विड को गिराने लगती है और इस बार का लिक्विड ब्लैक होता है, पूरा ही काला। और तेसन को सूचित किया जाता है, मारिया आपको इनवाइट कर रही है। आपके पास 2 चॉइस है, इस इनवाइट को एक्सेप्ट करिए और दूसरा चॉइस इस इनवाइट को एक्सेप्ट करिए। दोनों चॉइस ही एक जैसे होते हैं। तेसन चौंकते हुए कहता है, रुको, क्या चल रहा है ये? लेकिन तेसन जब तक कुछ समझ पाता तब तक इसके सामने फिर से सिस्टम के 2 पॉपअप आ जाते हैं, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करिए। इन दोनों चॉइस को देखकर जब तेसन बेचैन हो ही रहा होता है तभी इसे फिर से बताया जाता है, फोर्स्ड चॉइस, आपको जबरदस्ती ये इनविटेशन एक्सेप्ट करवा दिया गया है। ये सुनकर तेसन और फुद्दी दोनों के मुंह खुल जाते हैं और जब ये दोनों आश्चर्य में होते हैं तभी इन दोनों को डार्कनेस के तरफ खींच लिया जाता है और इसे सूचित किया जाता है, द टेम्पल ऑफ डिवाइन आपको वेलकम कर रहे हैं।